बेसिक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इससे ही हमें पता चल जाता है कि कितना जो है बॉडी फ्लूइड का एनवायरनमेंट है वो बेसिक है या एसिडिक इन नेचर है। बफर सिस्टम्स, नेक्स्ट इज द बफर सिस्टम। अब मैंने आपको बताया था कि बफर्स क्या होते हैं। बफर्स वो सोल्यूशन होते हैं बेटा जो आपकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स हैं, ठीक है, जैसे कि ब्लड हो गया आपका, यूरिन हो गया, ठीक, ये जो पिगमेंट्स होते हैं आपके, जैसे टीयर्स हैं, आंसू होते हैं, ये सभी आप किस कैटेगरी में आते हैं, आपकी बॉडी के फ्लूइड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो वहाँ पे हम जो मेडिसिन देते हैं, ठीक है, जैसे ऑकुलर इंसर्शन के लिए क्या करते हैं, हम आँखों में डालने के लिए आई ड्रॉप्स देते हैं। एंड पेरेंटल रूट्स के लिए हम क्या देते हैं, पेरेंटल रूट्स का मतलब होता है अदर देन ओरल रूट, मीन्स हम ओरली कुछ एंगल्फ ना करके किसी और रूट से कुछ कोई मेडिसिन देते हैं, जैसे कि इंट्रावेनसली वेन्स के थ्रू इंजेक्टेबल्स देते हैं, हम इंजेक्शंस देते हैं, ठीक है, और इंट्रामस्कुलरली भी इंजेक्शन देते हैं जो कि मसल्स में लगाए जाते हैं। दैट आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पेरेंटल प्रेपरेशंस। ठीक है, तो उन प्रेपरेशंस के लिए क्या करते हैं, हम बफर सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं जो कि उनकी पीएच को मेंटेन करके रखते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर भी यही सिस्टम होता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमारे डाइजेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाता है, हम बहुत स्पाइसी फूड खा लेते हैं, ठीक है, तो उससे ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाता है। कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बेसिक एनवायरनमेंट हो जाता है, तो बेसिक भी नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा एसिडिक भी नहीं होना चाहिए, मीन्स बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे जो बफर सिस्टम होते हैं ऑफ बॉडी डज नॉट अलाउ रैपिड एंड ड्रास्टिक चेंजेस इन स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस इनटू वीक एसिड्स एंड बेसिस। तो यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बफर सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी के, वो किस चीज़ को अलाउ नहीं करते कि एकदम से चेंज आ जाए, किसमें, पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड, हमारी बॉडी के फ्लूइड में एकदम से चेंज आए। आप आइज़ में आई ड्रॉप डालते हो तो कई बार आपने देखा होगा कि कुछ आई ड्रॉप्स ऐसे होते हैं कि बहुत तीखे होते हैं, हमारी आँख में बहुत जल्दी लगते हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, दैट इज़ हार्मफुल। लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो कैसा सॉल्ट है उस प्रेपरेशन के अंदर। आपने मार्केट में बहुत सारे आई ड्रॉप्स देखे होंगे जैसे कि डेक्सामेथासोन होता है, ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि सॉल्ट कैसा है। बॉडी फ्लूइड बाय कन्वर्टिंग स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस, कि स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस हो और वो एकदम से किस में कन्वर्ट हो जाए, वीक एसिड्स एंड बेसिस में, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, मीन्स एकदम से बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है बी फॉर्म फर्स्ट ईयर? ठीक है, नेक्स्ट है आपका कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम्स। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम कहाँ पे होते हैं, ये हमारी किडनी की बात कर रहे हैं। इट अकर्स इन प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा सभी को पता है, दिस इज द ब्लड कॉन्स्टेंट एंड किडनीज, किडनीज में होता है ये। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रेगुलेटर ऑफ ब्लड पीएच, मीन्स हमारे ब्लड की पीएच को ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है। यहाँ पे आप देख रहे हो एक रिएक्शन लिखी हुई है मैंने, दिस इज़ द कार्बोनिक एसिड, इसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कार्बोनिक एसिड की। कार्बोनिक एसिड कैसे मिलके बना है, फ्रॉम दी हाइड्रोजन आयन एंड दी HCO3 अनाइन, एक कैटाइन और एक एनाइन, इन दोनों के आपस में रिएक्ट होने से, एडिशन होने से आपका कार्बोनिक एसिड बनता है। लेकिन अगर हम इनकी इंडिविजुअली बात करें, इससे डिसोसिएट होने की बात करें कि अगर ये टूट जाता है तो किस में टूटता है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस में। ठीक है, ये सभी को पता है कि जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन को डोनेट करते हैं, ठीक है, जो सॉल्यूशंस हाइड्रोजन आयन डोनेट करते हैं दैट आर नोन एज दी एसिड्स। तो इसी बिहाफ पे हम क्या कह रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या है, वीक बेस है। ठीक, यहाँ से हमें क्या बना है, कार्बोनिक एसिड, जिसे हम डिनोट करते हैं वीक एसिड है ये, मीन्स ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी एसिड नहीं है और ज़्यादा वीक भी नहीं है, तो ये वीक एसिड कह सकते हैं इसे। अगर हम इसे फर्दर किस में डिसोसिएट करें, किस में, अगर ये टूट जाता है तो देखो यहाँ पे क्या क्या निकलेगा, H2O प्लस CO2 यानी कि वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हमारी बॉडी में कार्बोनिक एसिड था, ठीक, डिसोसिएट होके इसमें कन्वर्ट हुआ और हमारी बॉडी के अंदर जो बफर सिस्टम है, ये जो हम बात कर रहे हैं ना बफर सिस्टम की, उसने इन आयंस को किस में कन्वर्ट कर दिया, वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में।
तो ऐसे हमारी बॉडी के अंदर जो है केमिकल रिएक्शंस होते हैं बच्चे, जिसे कि बॉडी खुद ही पहले मेंटेन करने की कोशिश करती है। अगर ये आयंस ज़्यादा कंसंट्रेशन में होते और हमारी बॉडी में जो बफर सिस्टम्स हैं वो इनको ऐसे मेंटेन या एडजस्ट ना कर पाते तो क्या होता, आपको पता है सभी को कि क्या होता है, अल्सर्स फॉर्म हो जाते हैं हमारे स्टमक में। क्योंकि कई बार होता है ना, आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं और तो हमारे पेट में क्या होते हैं, छाले हो जाते हैं, एसिडिक एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो उस एसिड के बार बार जिसके पेट में एसिड बनता है तो वो पहले तो क्या होता है, एक्यूट फॉर्म आती है। एक जो फर्स्टली स्टेज होती है दैट इज़ नोन एज एक्यूट स्टेज। मीन्स जैसे 10 से 15 दिन तक अगर आपको कोई डिसीज़ हो रही है या फिर कोई प्रॉब्लम हो रही है खाने से तो उसे हम एक्यूट स्टेट बोलते हैं। फिर अगर वो लॉन्ग टाइम चल जाती है 6 महीने या साल, तो हम उसे क्या बोलते हैं, क्रॉनिक स्टेज पे, कि वो क्रॉनिक हो गई है। ठीक है, एक्यूट स्टेट पे हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन क्रॉनिक स्टेट पे उसे ऑपरेट करने की कंडीशन तक आ जाती है, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है। तो यहाँ पे आपने देखा है कि कार्बोनिक एसिड जो कि हमारे प्लाज्मा और किडनी में होता है वो वहाँ पे किसकी फॉर्म में होता है, आयंस की फॉर्म में होता है ऐसे। और उसे हमारी बॉडी कैसे बैलेंस करती है, वो हमारी बॉडी से कैसे निकालेगी इन आयंस को, वाटर की फॉर्म में, पानी की फॉर्म में। यानी कि पानी कैसे निकलेगा, यूरिन के थ्रू। ठीक है, यूरिनेशन के थ्रू जो वाटर है, एक्सेस वाटर है हमारी बॉडी में, वो निकल जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ठीक है, तो ऐसे ही यही चीज़ मैंने यहाँ पे भी लिखी हुई है, जो कार्बोनिक एसिड है वो कैसे डिसोसिएट हुआ इनटू आयंस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर है बच्चे, सभी को समझ आया ये पॉइंट? ठीक है, ओके बेटा। नेक्स्ट हम चलते हैं फॉस्फेट पे, फॉस्फेट बफर सिस्टम। अब नाम से ही पता चल रहा है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, फॉस्फेट। फॉस्फेट बफर सिस्टम, इट इज़ ऑल्सो एबल टू मेंटेन फिजियोलॉजिकल पीएच एट 7.4। ठीक है, अब आपको पता चल रहा है पीएच से ही क्या एनवायरनमेंट होगा, वहाँ पे न्यूट्रल एनवायरनमेंट होगा। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि जो फॉस्फेट होता है ये हमारी बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन करके रखता है वहाँ पे कितने पीएच पे, 7.4 पे। एज द फॉस्फेट कंसंट्रेशन इज़ हाईएस्ट। ठीक है, कि फॉस्फेट कंसंट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा होती है, कहाँ पर होती है, इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड, हमारे सेल्स के अंदर। ठीक है, सेल्स कौन से, हम आरबीसी सेल्स की बात करते हैं। ठीक, फ्लूइड द फॉस्फेट बफर इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कि हमारे जो सेल्स हैं, बॉडी के अंदर सेल्स हैं, उनमें फॉस्फेट की ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन हो, इस चीज़ को कौन मेंटेन करता है, बफर। क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट रेगुलेटर होते हैं किसके, पीएच के। अगर पीएच कम है तो वो ज़्यादा कर देते हैं। ठीक, मीन्स कम होगी तो एसिडिक एनवायरनमेंट होगा और पीएच ज़्यादा होगी तो अल्कलाइन। ठीक, इन दी साइटोसोल दिस सिस्टम, ये सिस्टम कहाँ पे होता है, इज अकर्स इन सेल्स एंड किडनीज। किडनी में भी होता है और हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर भी होता है। वहाँ पे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, फॉस्फेट की। और कहाँ पे होती है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में। ठीक है, तो हमारे जो सेल हैं बॉडी के अंदर, किडनी है, वहाँ पे इंट्रासेलुलर सेल्स के अंदर फ्लूइड होता है और उसके पीएच को मेंटेन करने के लिए हमें फॉस्फेट बफर की ज़रूरत पड़ती है। और कितनी पीएच पे, 7.4 पे। तो उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, मीन्स एसिडिक एनवायरनमेंट है आपके स्टमक के अंदर। आपको सभी को पता है कि फूड डाइजेशन के लिए स्टमक का जो एनवायरनमेंट होना चाहिए वो एसिडिक एनवायरनमेंट होना चाहिए, पता है ना सभी को। इट मीन्स आपके स्टमक में एसिड प्रेजेंट होगा। ठीक है, HCl प्लस वीक बेस, दिस इज नॉन एज दी, Na इज द सोडियम, H is the hydrogen, PO4 is the phosphate, that is known as the sodium hydrogen phosphate। इसको हम किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यू नो कि सभी को पता है HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्ट करता है, लेकिन हम इसमें क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहे हैं, प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, NaCl। NaCl इज़ द सॉल्ट प्लस NaH2PO4। आपको पता है दोनों साइड देखो कि रिएक्शन बैलेंस हो रही है, यानी कि हमने जो ज़्यादा एसिड था हमारी बॉडी में, ठीक है, हमने उसे कैसे मेंटेन किया, ज़्यादा एसिड को उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, बी फ्रॉम फर्स्ट ईयर,
मैम सॉल्ट और वीक एसिड में। यानी कि HCl किस में बन गया, NaCl में, यानी कि सॉल्ट बन गया। अब वो इतना ज़्यादा एसिडिक नहीं रहा, ठीक है। HCl ज़्यादा एसिड था, स्ट्रॉन्ग एसिड था, जिससे कि हमारे स्टमक में अल्सर्स भी हो सकते थे ना, लेकिन सॉल्ट से नहीं होंगे, ठीक है। अब सॉल्ट क्या है, नमक है, उसको हमारी किडनी जो है आसानी से फिल्टर कर देगी, और जो एक्सेस में सोडियम होगा उसे वो यूरिन के थ्रू क्या करेगी, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देगी। तो ये भी क्या है, आपका एक बफर सिस्टम है, जिसमें कि क्या कर रहे हैं कि ये सारा बफर सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है। ऐसे हमारी जो बॉडी है वो अपने आप एनवायरनमेंट सेट कर लेती है, लेकिन डिपेंड करता है कि बॉडी की इम्यूनिटी कितनी है। अगर पेशेंट पहले से ही वीक है, फॉर एग्जांपल उसकी जो किडनी है वो पहले से ही उसे किडनी फेलियर हो गया है, तो वहाँ पे ऐसी सिचुएशन में ऐसा जो केमिकल बैलेंस है वो इम्प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है बॉडी को, क्योंकि बॉडी में इम्यूनिटी नहीं होगी तो वो केमिकल रिएक्शंस कैसे फॉर्म करेंगे अंदर, ठीक है। नेक्स्ट यही चीज़ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया हमने, यहाँ पे HCl लिया था, हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड लिया। मैंने ये बताया था आपको कि ज़्यादा एसिडिक भी एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए और ज़्यादा बेसिक भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा बेसिक में क्या होगा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे है सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करता है। फिर ये क्या है आपका सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, यही सेम थिंग लिया हमने, इसको हमने किसकी फॉर्म में लिया है, अब ये वीक एसिड की तरह एक्ट करेगा, कहाँ पे, किडनी में। उसके बाद ये दोनों आपस में रिएक्ट करके, अब देखो यहाँ पे ज़्यादा बेसिक हो रहा है एनवायरनमेंट, ठीक है, ज़्यादा अल्कलाइन इन नेचर हो रहा है। अब इसको हम कैसे बैलेंस करती है हमारी बॉडी, किसकी फॉर्म में निकाल देगी, वाटर की फॉर्म में, ठीक है, प्लस Na2, यहाँ पे देखो दो सोडियम थे, आर्यन क्या हुआ बेटा, Na2HPO4, ठीक है, यानी कि OH यहाँ से लिया और एक हाइड्रोजन यहाँ से लिया, ये वाटर की फॉर्म में निकल गया, एक H यहाँ से और एक OH यहाँ से, वाटर रिलीज़ हो गया। अब बाकी चीज़ें क्या बची हैं, 2 सोडियम बचे हैं, 2 सोडियम को हमने क्या लिख दिया, Na2, ठीक है, यानी कि 2 सोडियम हो गए। फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा था, यहाँ पे वो हाइड्रोजन हमने यहाँ लिख दिया। फिर नेक्स्ट PO4, तो यहाँ पे वाटर की फॉर्म में आपका जो है जो बेसिक एनवायरनमेंट था उसे क्या कर दिया हमने, वाटर की फॉर्म में रिलीज़ हो गया, और आपके पास क्या बच गया, वीक बेस, मीन्स पहले ये क्या था, स्ट्रॉन्ग बेस था, और अब किस में कन्वर्ट हो गया, ये वीक बेस में, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया आपका, फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस हो गया। एसिड हमने इस रिएक्शन में बैलेंस किया था और बेस हमने इस रिएक्शन में बैलेंस कर दिया। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, दिस इज़ दी प्रोटीन हेमोग्लोबिन बफर सिस्टम, ठीक है। अब हेमोग्लोबिन में कैसे बफर सिस्टम एक्ट करता है भाई, प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड्स, सभी को पता है प्रोटीन्स किसके बने होते हैं, अमाइनो एसिड्स के, दैट आर हैविंग एट लीस्ट 1 COOH, यानी कि एक साइड पे अगर हम उनकी केमिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जैसे ये कि केमिकल स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड की, देखो एक साइड पे कार्बन के क्या है, COH, इनके कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड है, एंड 1 NH2 ग्रुप, और दूसरे पे अमाइन ग्रुप, ठीक है, NH2, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3, और ये क्या होती है, लोन पेयर प्रेजेंट होती है, इसलिए हमने यहाँ पे डॉट लगा रखा है। इस लोन पेयर को डोनेट करके भी सब्स्टिट्यूशन कर सकता है इस पोजीशन से, ठीक है। बी फॉर्म फर्स्ट ईयर, अमाइनो ग्रुप एक्ट्स एज अ बेस, ये जो अमाइन ग्रुप है ये बेस की तरह एक्ट करेगा, ठीक है, और क्या करेगा, एंड एक्सेप्ट प्रोटोन, और यहाँ से प्रोटोन एक्सेप्ट कर लेगा। अब देखो यहाँ पे आपने फाइनली क्या देखा है कि NH2 था, उसने एक प्रोटोन ये एक्सेप्ट कर लिया, क्यों, क्योंकि उसके पास पहले से वैलेंसी थी, यहाँ पे उसने एक्सेप्ट कर लिया और NH3 बन गया। अब आपको पता है कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी थी, 4, ऐसे ही लिखते हो ना आप, NH3, और यहाँ पे ये होती है लोन पेयर, तो वैलेंसी कितनी हो गई, 3 प्रोटॉन और एक ये, 4 की वैलेंसी थी इसके पास, तो 3 हाइड्रोजन पहले से हैं और चौथा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में हो गया कार्बन का, तो अब इसकी तो सारी वैलेंसी चली गई,
इट मीन्स ये डेफिशिएंट हो गया, इसके पास कमी आ गई, अब ये कोई और जो है सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकता, इसलिए हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। पॉजिटिव चार्ज हमेशा, इस बात में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि जो ग्रुप्स डोनेट करते हैं उनके पास पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन जब हम मैकेनिज़म्स की बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज वहाँ आ जाता है जहाँ पे कि जो एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर होता है, मीन्स उसने दे के वो खुद डेफिशिएंट हो गया, उसके पास कमी आ गई, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट कर देते हैं। अब ये कोई और सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकता। यहाँ पे फिर लिखा हुआ है वाइल द फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप, लेकिन यहाँ पे जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये पड़ा हुआ है इट कैन रिलीज प्रोटोन, ये भी तो प्रोटोन दे सकते हैं ना, COO नेगेटिव कर दें यहाँ पे और H निकाल दें, H पॉजिटिव की फॉर्म में हो सकता है ऐसे। सो एज टू न्यूट्रलाइज, क्यों ये क्यों करेगा, क्योंकि न्यूट्रलाइज करेगा किसे, एन अल्कलाइन कंडीशन, जब आपके स्टमक में बहुत ज़्यादा अल्कलाइन नेचर हो जाएगा तो उसको एसिडिक करने के लिए ये क्या करेगा, प्रोटोन लूज़ करेगा, ठीक है। अगर एसिडिक करना होगा तो ये काम करेगा। देखो यहाँ पे यही था आपका अमाइनो एसिड, दिस इज़ दी जनरल स्ट्रक्चर ऑफ दी अमाइनो एसिड, एक साइड अमाइन ग्रुप होता है, एक साइड कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, ये ऐसे लिखा था इधर को, अब इसको हमने इधर को ऐसे लिख दिया। यहाँ पे आप देख रहे हो NH2 को हमने ऐसे ही छोड़ दिया। अब हम किसकी बात करते हैं, अल्कलाइन कंडीशन क्रिएट करनी है, इसको न्यूट्रलाइज करना है अल्कलाइन कंडीशन को, कौन करेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, इसका ये जो प्रोटोन था इसने अपना प्रोटोन लूज़ कर दिया, दे दिया, कैसे दे दिया, H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में। ये यहाँ पे इसके पास क्या बच गया, COO, यानी कि COO नेगेटिव। तो यहाँ पे जब ये आयंस आ जाएंगे तो अल्टीमेटली आपके स्टमक का एनवायरनमेंट जो है वो अल्कलाइन कंडीशन से एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाएगा, और वहाँ पे फिर अल्कलाइन और एसिडिक दोनों बैलेंस हो जाएंगे pH, ठीक है। तो कोई डिसीज़ होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, यानी कि आपको अल्सर्स या एसिडिटी वगैरह नहीं होगी। क्लियर है बी फॉर्म फर्स्ट ईयर? यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम है? यस मैम। 15 मिनट, 15 मिनट, एक मिनट म्यूट कर लो, एक मिनट म्यूट कर लो। जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, वो सर ये बोल रहे हैं कि जैसे सर तो चले गए, वीडियोस डालनी है मेरे को, तो लैपटॉप सर- में? लैपटॉप है ही नहीं ना, तो सर बोल रहे हैं आप अपने फ़ोन में ले लोगे क्या? मैं कैसे? 6 वीडियो हैं, 6 वीडियो हैं, आप अपने फ़ोन में ले लोगे, मतलब डाटा तो इतना तो है ही स्पेस इसमें, या फिर मैं सर को बोलूँ कि आप अपने कंप्यूटर में डाल के देख लो, नहीं बोल दो अमित सर को, मैं अमित सर को फ़ोन में क्या बोलूँ एक काम करो, आप जो 6 वीडियो है ना सर को मेल कर दो, वो, लेकिन मेल बहुत- पे सेफ भी रहेंगी। लेकिन वो बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा GB की होती है ना, उसमें 25 MB की जाती है बस, और ये ज़्यादा MB की होती है, ये कम से कम 125 या 26 ऐसे जाती है, 250 MB की हो जाती है। मेल तो मैं कर दूँ सर को। चलो मैं देखती हूँ, मैं क्लास ले लूँ फिर उसके बाद देखती हूँ, ठीक है। ठीक है देख लेना, फिर मुझे ट्रांसफ़र करनी पड़ेंगी और उनके रीनेम कर देना फाइल्स को, क्लास भी, ठीक है, ओके डन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपका टॉपिक स्टार्ट होता है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। ये जो लास्ट पेजेस मैंने आपको करवाए हैं ये मैंने आपको व्हाट्सअप किए हुए हैं, वहाँ से आप देख लेना किसी रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। वहाँ से अपने जो है नोट्स में उन्हें नोट डाउन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, 2 पेजेस छोड़ के 3rd पेज पे लिखो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी।